हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग थर्मल फिजिक्स का बचा हुआ पोर्शन जिसमें कि कैलोरीमेट्री बचा हुआ है उसको आज हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने थर्मामेट्री यानी टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में सीखा था। कैलोरीमेट्री की शुरुआत करने से पहले इसका शाब्दिक मीनिंग, इसका वर्ड मीनिंग तो हम सबको पता है। फिजिक्स का या थर्मल फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग हीट के मेजरमेंट के संबंधित बातें कर रहे होते हैं, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। ठीक है, यहाँ पर उसी के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है, डिस्कशन करना है। अच्छा, कैलोरीमेट्री में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला टर्म यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं जिसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। बड़ा फेमस टर्म है, आप सबको लगभग पता रहता है, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। देखो बच्चों, बड़ा आसान सा टॉपिक है। स्पेसिफिक हीट का यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, आइए इसके बारे में सीखते हैं। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ पर बच्चों स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि 1 kg बॉडी का मास 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, देखिए टी डिग्री सी पर था, टी प्लस 1 डिग्री सी हो गया। 1 kg बॉडी या सब्सटेंस का मास 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी? यहाँ मैंने प्लस क्यू किया है, ये थीटा नहीं प्लस क्यू है, प्लस क्यू। कितने हीट एनर्जी को हम दें कि यहाँ पर इस बॉडी का टेम्परेचर, यूनिट मास की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाया जा सके। बच्चों, यहाँ पे जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लोग यहाँ स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of body through 1 degree C. For example, here we have unit mass 1 kg. I am giving the heat here plus Q will be equal to S प्लस Q हीट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर बच्चों कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 डिग्री सी। तो ये प्लस Q हीट जो है यही कहलाएगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर बच्चों थीटा छपा हुआ है, ये गलत छपा हुआ है, यहाँ Q रहेगा। अच्छा, बाई डेफिनेशन अगर हम इसको फार्मुलेट करें तो बच्चों स्पेसिफिक हीट का मतलब हीट यानी Q रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ डेल्टा थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया, डेल्टा थीटा इन दी सेंस चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो बाई फार्मूला यस की वैल्यू हो गई Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा थीटा, ये हो गया स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके अगर यूनिट की बात करें तो क्यू मीन्स हीट मीन्स एनर्जी, इसका यूनिट हो गया जूल पर यूनिट मास यानी पर केजी पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट बना बच्चों जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या जूल को कैलोरी से भी लिख सकते हैं, ये भी एनर्जी की एक यूनिट है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वाला ज़्यादा यूज होता है इस चैप्टर में। यहाँ पर बच्चों अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यूनिट के हिसाब से देख लीजिए। जूल इन दी सेंस एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाई किलोग्राम इन दी सेंस यम यहाँ लिखेंगे, पर डिग्री सेल्सियस इसके हिसाब से थीटा फॉर टेम्परेचर, और सब कुछ मिला जुला कर यहाँ क्या बचेगा, यम कैंसिल हो जाएगा, L2 T पावर -2 थीटा पावर -1। ठीक है, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। बच्चों, क्वेश्चन करते समय हमें स्पेसिफिक हीट की जो ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है उसमें होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये सारी चीज़ें, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। तो आप देख लीजिए वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ग्राम था। ठीक है, यहाँ पर अगर आइस के लिए हम यही चीज देखने जाएंगे, आइस के लिए क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, आइस के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है हमारी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्टीम के लिए 0.47 लगभग 0.5 के आसपास ही होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये रहा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग यूज करेंगे। वैसे सॉल्व करते समय जब सवाल में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें ये वैल्यू ज्यादातर सवाल में मेंशन होते हैं, मेंशन नहीं भी है तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि किसी सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट है वो डिपेंड किस पे करेगा,
पहली बात बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पेसिफिक हीट जो होता है डिपेंड किस पे करेगा, उससे ज़्यादा जरूरी ये जान लेना है कि किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक हीट बच्चों मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, स्पेसिफिक हीट बच्चों यहाँ इन सारी चीज़ों पर, अमाउंट पर, उसके मास पर, उसके शेप पर या साइज पर, इन सब पर डिपेंड नहीं करता। बॉडी किस शेप का है, बॉडी किस साइज का है, इससे स्पेसिफिक हीट का कुछ भी लेना देना नहीं है बच्चों। स्पेसिफिक हीट बेसिकली डिपेंड करता है मटेरियल पर, मटेरियल के नेचर पर। वो आयरन का मटेरियल है कि हम वहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी अदर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट जो हमारा होता है बच्चों, वो स्पेसिफिक हीट डिपेंड हमारा जो करता है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप ले रहे हैं। और स्पेसिफिक हीट के इसके अलावा स्पेसिफिक हीट की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। स्पेसिफिक हीट इसके अलावा अगर किसी चीज पर डिपेंड करता है तो वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पर आज आप स्पेसिफिक हीट को देख रहे हैं, तो टेम्परेचर के हिसाब से भी स्पेसिफिक हीट चेंज होता रहता। मान लो कोई सब्सटेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर है, उसका स्पेसिफिक हीट की कुछ वैल्यू होगी। कोई सब्सटेंस है वो 90 डिग्री सेल्सियस पर है, उसके स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कुछ और होगी। यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर के अनुसार ये थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करता है, चेंज होता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना किया जाए कि टेम्परेचर के अनुसार स्पेसिफिक हीट चेंज हो रहा है, तब तक हम क्वेश्चन में ये मान के चलेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने का स्पेसिफिक हीट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई रिपीट वंस अगेन, स्पेसिफिक हीट दो चीजों पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। लेकिन टेम्परेचर की जहां तक बात है तब तक हम इग्नोर करेंगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन, न्यूमेरिकल प्रोसेस में मेंशन नहीं किया जाएगा। हाँ, थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन आता है किस पे डिपेंड करता, तो मटेरियल और टेम्परेचर, ये दोनों हम अपने दिमाग में मान के चलेंगे बच्चों। लेकिन अगर थ्योरेटिकली नहीं, न्यूमेरिकली आता है ये चीज, तो स्पेसिफिक हीट को हम टेम्परेचर के अनुसार चेंज होता हुआ नहीं मानेंगे। अब एक चीज और देखिए, स्पेसिफिक हीट पूछा जाता वाटर के बारे में, क्या जो है आपका आ रहा है, कैसा यहाँ पर चेंज होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ग्राफ दिखाया है, ये स्पेसिफिक हीट का एक्सिस है और ये टेम्परेचर का। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस में मान लेते टेम्परेचर रहा हो, या 0 डिग्री सेल्सियस रहा हो या कम टेम्परेचर रहा हो। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर पर चलो वाटर का स्पेसिफिक हीट कुछ है, ज्यों ज्यों बच्चों हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, हमने ये देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट घटता जाता है। और 37 डिग्री सेल्सियस जब वाटर का टेम्परेचर हो जाता है तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। और जैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम यहाँ टेम्परेचर को ले जाते हैं, स्पेसिफिक हीट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट वाटर का टेम्परेचर के साथ घटेगा या बढ़ेगा। तो बच्चों आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है टेम्परेचर बढ़ने पर पहले घटेगा और 37 डिग्री सी पर आके मिनिमम हो जाएगा और 37 डिग्री से ऊपर जाने पर बढ़ेगा। तो पहले बढ़ेगा, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक हीट पहले घटेगा और फिर 37 पर यहाँ मिनिमम स्टेज में पहुंच जाएगा और उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो स्पेसिफिक हीट बच्चों पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक हीट पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, बशर्ते यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर ऑलरेडी हो रहा हो। अच्छा, यहाँ के अनुसार बच्चों ये रहा स्पेसिफिक हीट की कहानी कि स्पेसिफिक हीट क्या है, कैसे है, क्यों है। अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों थर्मल कैपेसिटी की, कि थर्मल कैपेसिटी क्या चीज होती है। बच्चों जिस प्रकार से हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट के बारे में सीखा है, थर्मल कैपेसिटी भी उसी से मिलता जुलता एक टर्म है। वहां पर हम कहते थे 1 kg या यूनिट मास की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी हम दें कि ऐसा हो पाए बच्चों, उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोल देते थे। अब उसी को थोड़ा सा बदलेंगे, यूनिट मास की बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, स्पेसिफिक हीट। बट
यम केजी मास का पूरे के पूरे बॉडी का, यानी यम केजी का अगर बॉडी है तो यम केजी मास के बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है बच्चों, उसी को हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा मास का बॉडी होगा थर्मल कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। हम लोगों ने देखा था कि स्पेसिफिक हीट जो था बच्चों मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट थर्मल कैपेसिटी जो हमारी है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर इसका डिपेंडेंस है। ठीक बच्चों, मास जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा बच्चों वेट रहेगा या मास रहेगा कह सकते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऐसी बॉडी का उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट के फार्मूले से अगर लिखें, मैंने क्या बोला है कि जितना ज्यादा मास रहेगा थर्मल कैपेसिटी उस बॉडी का उतना ही ज्यादा होगा, ना कि स्पेसिफिक हीट, माफ करिएगा। यहाँ के अंदर बच्चों अब हम बात करेंगे कि बाई फार्मूला Q की वैल्यू होती है एम एस इंटू डेल्टा थीटा। ये 1 डिग्री सी यहाँ गलती से छप गया है। Q की वैल्यू बच्चों होती है यहाँ के अंदर एम एस इंटू डेल्टा थीटा। इस तरह से अगर Q की वैल्यू एम एस इंटू डेल्टा थीटा है तो बच्चों यहाँ के अनुसार हमारे पास जो यहाँ करना है क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराना है, यानी डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो गया 1, तो Q की वैल्यू इक्वल टू क्या हो गई बच्चों एम एस, यानी कि कितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता है एम इंटू एस, यही क्या कहलाएगा स्पेसिफिक हीट। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक हीट जो बच्चों यहाँ के अंदर होगा वो स्पेसिफिक हीट हमारा एम इंटू एस के बराबर, थर्मल कैपेसिटी जो होगा वो एम इंटू एस के बराबर होगा। ठीक है, और इस पे यहाँ यस क्या है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, स्पेसिफिक हीट को अगर हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें उस बॉडी का थर्मल कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज है बस ये देखिए, यहाँ Q की वैल्यू बच्चों डेल्टा थीटा के जगह पर जब हम 1 डिग्री सी यहाँ लिखेंगे, डेल्टा थीटा की जगह ये 1 डिग्री सी अगर हम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर बच्चों एम इंटू एस बचा, यही थर्मल कैपेसिटी कहलाया। और डेल्टा थी अब यहाँ पर इस तरह से, यहाँ भी थोड़ा सा मिसिंग है, केवल यस लिखा है, थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू यस नहीं एम एस होगा। थर्मल कैपेसिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ एम इंटू एस के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी के हिसाब से अगर यूनिट हम लोग देखें कि यूनिट क्या होगा स्पेसिफिक हीट का, तो बच्चों स्पेसिफिक हीट का यूनिट यहाँ पर यूनिट और डायमेंशन लिखा हुआ है। इसके अनुसार क्या होना चाहिए, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एम के जी बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो हो जाएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों हमारा डायमेंशनल फार्मूला जो बनेगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा एम एल टू टी पावर -2, यानी एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का डायमेंशन जो कि कैपिटल थीटा से लिखा जाता है। इस तरह का यहाँ पर रिलेशन बनेगा। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा थर्मल कैपेसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड अगेन। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। एक बात देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों देखो, मान लेते हैं एम किलोग्राम की कोई एक बॉडी है, सपोज करिए आई एम टॉकिंग हियर एम केजी मास की कोई एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर थीटा डिग्री सी है, और जब हम इसको प्लस क्यू हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ करके थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिग्री सी हो गया। यानी एम केजी का कोई बॉडी है, जब उसको हमने क्यू प्लस क्यू हीट उसको सप्लाई किया तो बच्चों वहां के टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा थीटा के बराबर हुआ। अब हमने वाटर लिया, एक कंटेनर में वाटर लिया, और फिर बच्चों क्या किया, उस वाटर को हीट देना, ध्यान रहे, और वाटर का टेम्परेचर उतना ही रखा जितना कि उस बॉडी का था, और वाटर को हम हीट देना शुरू किए, वाटर को हीट देना शुरू किए, और यहाँ वाटर को हीट देंगे तो वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। अब हम वाटर के मास को कैसे बैलेंस करें, वाटर के मास को कितना रखें कि जब हम परफेक्टली इतना हीट यहाँ पर दें तो वाटर के टेम्परेचर में होने वाला इंक्रीमेंट जितना यहाँ हुआ था उतना यहाँ भी हो जाए। ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर बच्चों हम बात कर रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट की। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर m किलोग्राम की कोई एक बॉडी है, उसको जब हमने Q हीट सप्लाई दिया तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट डेल्टा थीटा है। अब मैंने एक कंटेनर में वाटर ले लिया, वाटर का टेम्परेचर भी इनिशियली उतना ही है जितना इनिशियली यहाँ पर था। बच्चों हमने भी शर्त ये है उतना ही हीट मैं यहाँ भी दूंगा जितना कि बॉडी में दिया था, और शर्त ये है उतने ही टेम्परेचर का इंक्रीमेंट भी हमें कराना है। उस अवस्था में, ऐसे कंडीशन में हम वाटर के मास को कितना लें कि उतना ही अमाउंट हीट देने पर उतना ही टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो। बच्चों वाटर के ऐसे मास को हम लोग कहेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी। ओके, तो यहाँ पर आई होप मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब उसी को थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो Q है और यहाँ पर जो Q है दोनों सेम है। मैंने यहाँ वाले Q की वैल्यू रखी। Q की वैल्यू रखेंगे तो m बॉडी का मास इंटू s स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस बॉडी एंड इंटू डेल्टा थीटा टेम्परेचर में होने वाला परिवर्तन। ओके, और यहाँ वाले Q को अगर मैं लिखूंगा तो किसका मास, ये किस चीज को प्लस Q हीट दिया गया, वाटर को, तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा थीटा। जितना चेंज यहाँ हुआ उतना चेंज यहाँ भी हुआ है। तो बच्चों इस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो ऐसे लिहाज से डेल्टा थीटा क्या होगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एम एस लेफ्ट से, और राइट से मुझे मिलेगा एम डब्ल्यू और एस डब्ल्यू। ऐसे बच्चों इस प्रकार से हमारे पास एम डब्ल्यू की वैल्यू, अब अगर मैं वाटर के लिहाज से देखूं तो वाटर के लिहाज से देखूं तो स्पेसिफिक हीट अगर बच्चों मैं यहाँ कैलोरी पर ग्राम में रखूं तो 1 के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू मैं 1 कर देता हूं। बच्चों जब इसकी वैल्यू मैं 1 कर दूंगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाटर के लिहाज से मैं देखूं, अभी मैंने क्या देखा, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इज इक्वल टू m इंटू यस। यहाँ एम डब्ल्यू वाटर का मास है, एस डब्ल्यू वाटर का स्पेसिफिक हीट है, और m क्या है, बॉडी का मास है, यस क्या है, बॉडी का स्पेसिफिक हीट है। वाटर के लिहाज से एस डब्ल्यू की वैल्यू होगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर ये चीज रखता हूँ तो एस डब्ल्यू के जगह पर अगर मैं 1 रख देता हूँ तो एम डब्ल्यू की वैल्यू बचेगी m इंटू यस। ठीक है, यही हमारा एम डब्ल्यू जो है यही क्या कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट, जो कि m इंटू एस के बराबर होगा। तो m इंटू एस इन दिस सेंस थर्मल कैपेसिटी, यानी वाटर इक्विवेलेंट लगभग थर्मल कैपेसिटी से मिलता जुलता यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली ये क्या है इसको समझ लीजिए। वाटर इक्विवेलेंट यहाँ एम डब्ल्यू के बराबर है मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सिमिलर चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज कंपेयर टू बॉडी। ठीक है बच्चों, तो एम डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी m इंटू यस। ध्यान रहे यहाँ एम डब्ल्यू में एम डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू छुपा हुआ है, जो कि एस डब्ल्यू की वैल्यू मैंने 1 रख दी है। ठीक है, ये तो लग रहा है जैसे मास हो, लेकिन मास इंटू स्पेसिफिक हीट वहां पर छुपा हुआ है। तो बच्चों इसको हम स्पेसिफिक हीट कहें, कितना मास इसका लें कि जस्ट उतना ही इंक्रीमेंट यहाँ पर टेम्परेचर में हो जितना कि यहाँ हुआ था सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर। उसी वाटर के मास को बच्चों हम वाटर इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी। अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ मास है, मास इन द सेंस किलोग्राम। ओके, न्यूमेरिकली हीट कैपेसिटी जिसको थर्मल कैपेसिटी भी कहते थे, और वाटर इक्विवेलेंट बराबर है m इंटू यस। m इंटू यस हमें बराबर दिख रहा है m इंटू यस, जैसे कि लग रहा हो थर्मल कैपेसिटी हो, बट ध्यान रहे न्यूमेरिकली तो बराबर लग रहा है, और यहाँ पर बच्चों कॉन्सेप्चुअली ये अलग अलग है। इनफैक्ट अगर मैं यस डब्ल्यू को 1 ना करता तो मैं क्या लिखता, मैं ये लिखता एम डब्ल्यू विल बी इक्वल टू m इंटू यस डिवाइडेड बाई एस डब्ल्यू, ये पूरा होता। तो ध्यान रहे इसको जब मैं 1 कर रहा हूं तो दिस लुक्स लाइक द थर्मल कैपेसिटी, बट दिस इज एक्चुअली नॉट ए थर्मल कैपेसिटी। ओके, अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, एक नया पैरामीटर जो कि बड़ा जरूरी है, जिसको कि लेटेंट हीट का नाम हम लोग देते हैं, इसके बारे में सीखना हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखें बच्चों। लेटेंट हीट की जहां तक बात है, जहां तक कहानी है, वो ये है कि मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ आइस है 0 डिग्री सी पर,
यहाँ पर इसको हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, तो आइस को अगर हीट एनर्जी देंगे जो कि 0 डिग्री सी पर था, तो वाटर बनने की ओर अग्रसर होगा। जब आइस वाटर में जस्ट कन्वर्ट होता है तो तुरंत बाद जो हमें वाटर मिलता है बच्चों, जस्ट कन्वर्ट होने के बाद जो वाटर हमें मिलता है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने हीट तो दिया लेकिन टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी। तो यहाँ पर बच्चों मैं कहूँगा किसी यूनिट मास के बॉडी को हम कितना हीट एनर्जी दें कि उस बॉडी का केवल फेज चेंज हो जबकि उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट ना हो। तो ऐसे हीट एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, इसको हिंदी भाषा में गुप्त ऊष्मा कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसी ऊष्मा, एक ऐसी हीट एनर्जी है जो यहाँ टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं कराती है जबकि ये फेज को चेंज कराती है। बाई फार्मूला ये होगा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास। यूनिट मास को हम कितना हीट एनर्जी दें कि बॉडी का केवल ये फेज चेंज करा पाए, ना कि टेम्परेचर चेंज करा पाए। जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए या फिर लिक्विड से यहाँ पर बच्चों गैसियस फेज में बदल जाए या फिर इसका उल्टा हो रहा हो। कभी हीट एनर्जी देंगे को तो कभी उससे निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होगी। आई होप लेटेंट हीट क्या है आप समझ गए होंगे। लेटेंट हीट का बाई फार्मूला जो वैल्यू होता है, यल की वैल्यू आएगी यल फॉर लेटेंट हीट Q बाई एम। इस तरह से यूनिट की बात हम कर लें तो जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर किलोग्राम होगा। और डायमेंशनल फार्मूला बड़ी आसानी से एनर्जी का डायमेंशन अपान मास कर देना है, हमें लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर बच्चों इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ कुछ दिखाया हुआ है, एक एग्जांपल लिया है। आप लोग ध्यान से देखो, इसी में बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहले स्टेप में मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा। देखिए आप लोग, ये बच्चों पहले स्टेज में मैंने क्या लिया है, एक आइस का टुकड़ा लिया है। ध्यान दीजिएगा, आइस के टुकड़े का टेम्परेचर -θ डिग्री सी है। अब आप लोग बताओ, सोचो और बताओ कि अगर मैं इस आइस के टुकड़े को Q1 हीट सप्लाई करूं तो आइस का टुकड़ा, क्योंकि माइनस आइस का पीस जो है वो चूंकि माइनस टेम्परेचर में है, माइनस डिग्री सी में है, -θ डिग्री सी पर है, तो पहले तो वो पूरा का पूरा 0 डिग्री सी पर आएगा। तो बच्चों ज्यों ज्यों हम हीट देते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली वो 0 डिग्री सी पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाले परिवर्तन की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये वाले परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देखिए, क्या देखिए, फेज सॉलिड सॉलिड, यहां भी सॉलिड है, यहां भी सॉलिड है, बट यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहां स्पेसिफिक हीट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। ओके, यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा, -θ से कहां आ गया, 0 डिग्री सी पर आ गया। फिर क्या हुआ, अब जो हमारा यहाँ आइस बन चुका है, अगर उसको हम हीट देना कंटिन्यू रखें, अगर बच्चों उसको मैं हीट देना कंटिन्यू रखूं, +Q2 हीट मैंने फिर से दिया, तो बच्चों अब वो आइस वाटर बनने की ओर अग्रसर होगा और जस्ट वाटर जो बनेगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा तुरंत के तुरंत बाद। और बच्चों इसका मतलब ये वाले परिवर्तन में अगर मैं इस वाले चेंज की बात करूं, अगले वाले चेंज की इसकी बात करूं बच्चों, तो इस वाले चेंज में यहाँ टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि फेज में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगा पर यूनिट मास, उसको लेटेंट हीट का नाम देंगे। यहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मान लीजिए ये जो वाटर था उसको हम हीट देना कंटिन्यू रखें, सपोज करिए +Q3 हीट मैंने दिया, तो यहाँ पर अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और वाटर का टेम्परेचर STP पर कहाँ तक बढ़ सकता है, 100 डिग्री सी तक, 100 डिग्री सी तक वाटर गया। इस प्रक्रिया में आप देखिए फेज नहीं चेंज हुआ बल्कि क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो यहाँ स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। अब जब वाटर हमारा 100 डिग्री सी पर है, बस ये उबलने वाला है, जैसे ही हल्का सा यहाँ पर बच्चों उबल रहा है, वाटर बिल्कुल बॉयल होने के कंडीशन में है, यहाँ पर जैसे ही थोड़ा और हीट देंगे बच्चों, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ठीक है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा और जस्ट जो स्टीम बनेगा वो भी 100 डिग्री सी पर ही होगा।
ओके 100 डिग्री सी पर ही होगा जो जस्ट यहाँ पर स्टीम बन रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों क्या होगा कि ये वाले परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से, ये वाले चेंज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, हीट एनर्जी देने से फेज बदल रहा है। अब देखिए आगे का परिवर्तन, यहाँ पर ये जो हमारा परिवर्तन हो रहा, जो चेंज हो रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा कि स्टीम जो है वो स्टीम में ही है। 100 डिग्री सी पर था, मान लिया 150 डिग्री सी तक चला गया जब मैंने +Q5 इसको हीट सप्लाई किया। तो यहाँ पर बच्चों फेज वही का वही है, गैसियस फेज में है तो गैसियस में ही, या स्टीम फेज में है तो स्टीम फेज में ही है, बशर्ते यहाँ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो है फेज चेंज नहीं हो रहा है बल्कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मतलब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, स्पेसिफिक हीट का। आई होप इतना चेंज आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। अब ध्यानपूर्वक मैं आपको कुछ और बातें दिखाने जा रहा हूं, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, उसी के संबंधित बच्चों एक ग्राफ यहाँ बना हुआ है, उसी के संबंधित एक ग्राफ बना हुआ है, आप सभी लोग देखें। बच्चों पहला जो चेंज है दिस वन, इसमें -θ डिग्री सी से टेम्परेचर कहाँ तक गया, 0 डिग्री सी तक गया, ग्राफ कुछ ऐसे गया। फिर बच्चों ये वाले चेंज में 0 से 0 पर ही 2 से 3 फेज में, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा फेज पहुंच गया, तीसरे फेज में पहुंच गया। 2 से 3 पहुंचने में यहाँ Q2 हीट सप्लाई हुई है, बट यहाँ टेम्परेचर 0 का 0 ही बना हुआ है। अब आगे बढ़ने पर हम क्या देख रहे हैं, आगे बढ़ने पर बच्चों सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो रहा है। जब इससे आगे हम ये वाले परिवर्तन में जाते हैं ना, तो ये वाले परिवर्तन में जाने पर वाटर में ही बदल रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ग्राफ हमारा ऐसे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाया गया है, इसका स्लोप बच्चों कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में देखिए टेम्परेचर उतना का उतना है। ये 4th पॉइंट पर हमारा वाटर है, लेकिन 5 पॉइंट पर ये क्या बन चुका है, स्टीम। फेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर उतना का उतना है। कितना हीट सप्लाई दिया, Q4 हीट। फिर बच्चों इसके आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर इस तरह से 5 से 6 पार्ट में यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रहा इसका पूरा ग्राफिक एनालिसिस कि कैसे कैसे यहाँ ग्राफ्स बनेंगे, कैसे कैसे क्या होगा। कभी कभी ऐसा ग्राफ देकर आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाता है कि कहाँ पे कौन सा स्लोप क्या होगा, कौन सा जो है ग्राफ का पार्ट कौन से पर्टिकुलर चेंज को दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है दिमाग में बैठा के रखिएगा, ओके। बच्चों ये वाले एक्सिस पर जो यहाँ टेम्परेचर लिखा हुआ, माफ करिएगा, ये वाले एक्सिस पर जो टेम्परेचर लिखा हुआ है 0 डिग्री सी ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री सी नहीं है, θ डिग्री सी रहेगा। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है। अब यहाँ पर बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए इसी चीज को जो अभी हम लोगों ने ये वाला परिवर्तन देखा, ऊपर जो डायग्राम बना हुआ था, उसी का थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए टोटल हीट कितना सप्लाई हुआ, पूरा जो मैंने यहाँ चेंज दिखाया था, Q1 हीट यहाँ पर गया था, ये Q1 रहेगा, Q1 हीट यहाँ पर गया था, Q2, Q3, Q4, Q5। तो टोटल हीट यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। Q1 क्या था, ध्यान दीजिएगा, ऊपर अभी आप डिस्कस किए हो इस बात को। ऊपर बच्चों क्या था, Q1 हीट एनर्जी उस समय सप्लाई की गई थी जब निगेटिव टेम्परेचर वाला आइस 0 टेम्परेचर वाले आइस में कन्वर्ट हुआ था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा m इंटू स्पेसिफिक हीट, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा 0 माइनस थीटा। थीटा फाइनल 0 है, माइनस थीटा इनिशियल कितना था, -θ। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हो गया। दूसरा, अब जो हमारा आइस है वो क्या हो रहा, आइस वाटर में बदल रहा है। यहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा m इंटू यल फॉर यहाँ लेटेंट हीट किससे किस में कन्वर्ट हो रहा, आइस से वाटर में, I2 वाटर, I2W का मतलब आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है। फिर बच्चों अगला Q3 की वैल्यू देखें, वाटर बन चुका है, वाटर का टेम्परेचर बदलेगा। वाटर जो बना हो कितने डिग्री सी पर है, 0 डिग्री सी, और कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। तो यहाँ होगा मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू फाइनल टेम्परेचर 100 माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ थीटा नहीं, ये गलती हुई है, यहाँ 0 रहना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ के अंदर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा
अब जो हमारा वाटर था 100 पर आ चुका है और वही वाटर स्टीम बनने वाला है। तो बच्चों जो स्टीम बना वाटर का टेम्परेचर भी 100 था और जो जस्ट स्टीम बना उसका टेम्परेचर भी 100 है। तो यहाँ लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगा m इंटू यल W2S मतलब वाटर से स्टीम में बदलेगा। अब बच्चों जो स्टीम बन चुका है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मास m इंटू यस स्टीम का स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय थीटा फाइनल। मैंने एग्जांपल जो लिया उसमें 150 दिखाया है और जो स्टीम कन्वर्ट हो रहा शुरुआत में कितने पर था 100 पे, तो 150 माइनस 100 सब कुछ मिला जुला कर इसको अगर मैं सॉल्व करने लगूं बच्चों तो सब मिला जुला के जो ये वैल्यू मुझे मिलेगी दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा m इंटू यल रहेगा I टू वाटर और यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा m इंटू यस क्योंकि ये थीटा जो था ये 0 था, मैंने बताया थीटा यहाँ नहीं 0 रखना चाहिए था। यहाँ हो गया m इंटू यल W2S ये वाली वैल्यू यहाँ के ऊपर मैंने लिख दिया और ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। आई होप आप लोग कैलकुलेशन करना सीख गए हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि अगर दो बॉडी हों और दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर हों, माफ करिएगा, दो बॉडीज हों दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर हों और उनको किसी प्रकार से कनेक्ट कर दिया जाए कंडक्टिंग वायर द्वारा या फिर मिक्स कर दिया जाए, तो बच्चों ये होता है ऑब्वियस सी बात है कि हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है कि जब दो से अधिक भी हो सकता है कभी कभी, फिलहाल यहाँ दो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों जब दो बॉडी को इंटरकनेक्ट करते हैं या मिक्स करते हैं तो दोनों बॉडी के बीच हीट एनर्जी का फ्लो होता है। नेट फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, तब तक ये फ्लो होता रहता जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। इसी को कहेंगे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में मान लेते हैं इस बॉडी से हीट एनर्जी इसमें जा रहा है, तो अगर इसने 10 जूल हीट एनर्जी दिया तो ये कितना एनर्जी लेगा 10 जूल। तो यहाँ पर बच्चों होता है हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट टूल आपको ये है, हीट एनर्जी गिवन बाय वन बॉडी शुड बी सेम एज हीट एनर्जी टेकन बाय अनदर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल यहाँ के लिए होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड या कंबाइंड देन the conduction of heat energy takes place from higher temperature body to lower temperature body till the temperature of both bodies becomes equal. In this process, the heat energy given by one body is same as heat energy taken by another body. Okay, the same thing I have explained before this. Okay, अब मैं यहाँ पर बच्चों इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ बनाया हुआ, आप देख सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। शुरुआत में इसका टेम्परेचर θ1 है, θ2 है, कनेक्ट करने के बाद हीट एनर्जी का फ्लो हुआ है, दोनों के टेम्परेचर बराबर हो गए। अब बराबर टेम्परेचर जो हुआ उसको हम थीटा मिक्सचर का नाम देंगे। ओके, इस प्रक्रिया में क्या होगा, हीट एनर्जी गिवन बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन बाय अनदर बॉडी, कुछ इस प्रकार से होगा। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी गिवन इक्वल टू हीट एनर्जी टेकन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। Q1 इक्वल टू Q2 ऐसे हो गया बच्चों। Q1 इक्वल टू Q2 अगर हो गया, Q1 की जहां तक बात है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, Q1 की जहां तक बात है हीट एनर्जी पहला बॉडी दे रहा है, तो ये हो जाएगा M1 S1। फाइनली इसका टेम्परेचर बच्चों पहले कितना था, पहले θ1 था और बाद में क्या हो गया थीटा मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारे पास होगा उस बॉडी के द्वारा दिया गया हीट एनर्जी, तो पहले θ1 था बाद में थीटा मिक्सचर हुआ, या हायर माइनस लोअर लेते हैं। ठीक है, θ1 माइनस थीटा ऑफ मिक्सचर। मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूं, ये देखिए, पहले इसका टेम्परेचर क्या था, पहला बॉडी जो था पहला बॉडी जो था उसका टेम्परेचर θ1 था और बाद में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, जब यहाँ पर पूरी तरह से वो कन्वर्जन हीट एनर्जी का फ्लो हो चुका है,
तो ये थीटा मिक्स हो गया जो कि पहले से कम टेम्परेचर पर होगा। तो यहाँ के अंदर होगा θ1 माइनस थीटा मिक्स, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों M2S2 दूसरे बॉडी के लिए थीटा मिक्सचर माइनस θ2। पहले बाद में इसका टेम्परेचर देखिए थीटा मिक्सचर हो गया, थीटा मिक्स लिखा हुआ है, और पहले क्या था θ2, पहले कम था अब ज्यादा, तो थीटा मिक्सचर माइनस θ2, यहाँ बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे। अब बच्चों आप लोग देखो ध्यान से, इसी को पूरा जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, इसी चीज को जब पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कहानी कुछ ऐसे होती है। M1S1 θ1 प्लस M2S2 θ2 डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2, दिस इज इक्वल टू थीटा मिक्सचर। ये हमारा थीटा मिक्सचर के बराबर होगा। ओके, इस तरह से बच्चों यहाँ पर रहा हमारे पास मिक्सचर का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे उसके लिए तरीका। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये बच्चों था कैलोरीमेट्री का एक छोटा सा हिस्सा जो मैंने आपको समझाया, ही आपके सिलेबस का कंटेंट है, यही आप लोगों को समझना था। अब बहादुरी की बात है कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए प्रिसाइजली, तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है। तो फिलहाल थर्मल फिजिक्स इसके साथ खत्म होता है। अब हम इसके आगे बच्चों इसके क्वेश्चन का सलूशन भेजेंगे आपको, तब तक आप लोग थ्योरी पार्ट की स्टडी सीरियसली करिए। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आगे इसी तरह अच्छे से करते रहेंगे, पूरी आशा विश्वास के साथ कि आप लोगों को एक दिन अच्छी सफलता मिलेगी। मैं अंजनी सर अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।